तो अब ये लोग डायरेक्टली इंडिया को अटैक कर रहे हैं। अब मेन टॉपिक पे थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुमने मेरी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने कहा था कि जिस तरीके से इलेक्शन पास आते जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलता है उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती रहेगी। बिकॉज देखो, सच्चाई यही है कि कोई देश नहीं चाहता कि भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, ना पाकिस्तान, ना चाइना और ना ही यूएस। हाँ, लाइक यूएस भी यही चाहता है कि इंडिया एक मिडिल लेवल की पावर बन के रहे, लेकिन उससे ऊपर कभी ना उठे। और इसी चक्कर में हर तरीके से कोशिश करी जाएगी हमारी करंट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की। बिकॉज देखो, मानो ना मानो, तुम भाजपा को सपोर्ट करते हो या कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे पास आज एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। यूएस के इतने सैंक्शंस के बाद भी इंडिया ने अपना रशिया से ऑयल परचेज किया, और यही प्रूफ है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का। और स्ट्रॉन्ग इंडिया किसी को पसंद नहीं। और ये जो व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस, इन्होंने तो अपना मिशन बना लिया है कि वो मोदी गवर्नमेंट को गद्दी से हटाना चाहते हैं। अब टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा जॉर्ज सोरोस के बारे में भी जान लेते हैं। अब ये पेशे से एक इन्वेस्टर है जो कि हंगरी में पैदा हुए थे, लेकिन ये यंग एज में ही काम ढूंढने के लिए अमेरिका चले गए थे, और वहां पे इन्होंने पैसे कमाए स्टॉक मार्केट से और शॉर्ट सेलिंग से। जी हाँ, शॉर्ट सेलिंग। अडानी और हिंडरबर्ग के केस में शॉर्ट सेलिंग की काफी चर्चा हुई थी। अब हिंडरबर्ग कंपनीज के ऊपर शॉर्ट सेलिंग करता है, लेकिन जो जॉर्ज सोरोस हैं वो ना ही सिर्फ कंपनीज के ऊपर लेकिन नेशन की इकोनॉमी और उनकी करेंसी पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और इन्होंने इसी तरह स्टॉक मार्केट की मदद से $40 बिलियन की नेट वर्थ जनरेट कर ली थी। अब ये कोई भी रिच फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो जितना भी पैसा है ये इन्होंने खुद ही जनरेट किया है। और ये सब पैसा कमाने के बाद उन्होंने एक संस्था की स्थापना करी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से। अब इस फाउंडेशन का जो मेन गोल है वो डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना है। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस के ऊपर थोड़े एलिगेशंस के बारे में जानते हैं। मल्टीपल नेशंस ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि इन्होंने उनकी इकोनॉमी को डैमेज किया है। अगर कुछ एग्जांपल दूं, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि रूमर्स फैला के कंट्री की इकोनॉमी को डैमेज कर देते हैं। और बिकॉज इन्होंने $40 मिलियन स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, काफी जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स हैं वो इनकी बात सुनते हैं और मान भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहें कि XYZ जो कंट्री है इसके अंदर क्राइम बहुत ज्यादा है और इस कंट्री के लीडर्स करप्ट हैं और फ्यूचर के अंदर इस कंट्री के अंदर सिर्फ लॉस होने वाला है, अब इस स्टेटमेंट की वजह से मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है। बिकॉज लोगों को ये लगता है कि ये कंट्री इन्वेस्ट करने के लिए सेफ नहीं है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इस कंट्री की रुक जाती है, और जो ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आ रही होती है वो भी लोग वापस ले लेते हैं, जिस वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन चली जाती है। और बिकॉज जॉर्ज सोरोस एक शॉर्ट सेलर है, अगर उस कंट्री की इकोनॉमी डाउन जाती है तो जॉर्ज सोरोस को काफी ज्यादा मुनाफा होगा। अब इन्हीं एलिगेशंस को लेके जॉर्ज सोरोस का एक इंटरव्यू होता काफी पुराना, वो मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ और वहां पर तुम लोग सुनना कि इनका क्या कहना है। You've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding thing. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. That as a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. तो जैसा कि इस इंटरव्यू में हम सुनते हैं, ये इंसान सिर्फ मार्केट में पैसा कमाने आया है। किसी दूसरी कंट्री का इससे लॉस होता है, कितना ज्यादा लॉस होता है, उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। इन भाई साहब का ये कहना है कि लाइक एज अ ह्यूमन मेरे को बुरा लगता है, लेकिन कंपटीशन भी तो है, वो भी तो देखना पड़ता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जैसे सिर्फ अपने आप से मतलब है और अब इसका निशाना इंडिया है। अब बात करते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के बारे में। अब ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी फैलाना चाहती है। वेल यही नहीं, और भी फाउंडेशंस है, और खासकर यूएस खुद पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाता रहता है। अब जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इन सारी फाउंडेशंस या फिर कंट्री के साथ, वो ये है कि आखिर डिसाइड कौन करेगा कि एक कंट्री के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई डेमोक्रेसी होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका निर्णय हमें हर एक देश के नागरिकों पे छोड़ देना चाहिए कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। कोई भी फॉरेन में बैठी हुई फाउंडेशन या फिर किसी भी कंट्री को ये हक नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि उन्हें किस तरह की गवर्नमेंट रखनी है। और जो जॉर्ज सोरोस का रिसेंट इंटरव्यू है, उन्होंने इस इंटरव्यू में इंडिया के बारे में ही बात करी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था। पहली बात उन्होंने कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है कुछ भी। और उन्होंने पीएम मोदी के बारे में भी ये कहा वो मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस इनिशिएट करते हैं, जिसके ऊपर बीबीसी की
डॉक्यूमेंट्री थी। और फिर इंडिया जो रशियन ऑयल परचेज कर रहा है उन्होंने वो बात करी। मेन जो उनका पॉइंट था वो रशियन ऑयल को लेके था कि अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भी इंडिया किस तरह रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है और फिर उस ऑयल को रिफाइन करके वो दूसरी कंट्रीज में बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। और ये प्रॉफिट कमाने वाली बात एक ऐसा इंसान कर रहा है जो दूसरों के नुकसान से प्रॉफिट कमाता है। अब इंडिया रशियन ऑयल बाय करता है। अब इससे यूएस को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इन भाई साहब को हो गई। और फिर इन्होंने मोदी जी और अडानी के टाइज के ऊपर भी बात करी कि किस तरह गवर्नमेंट अडानी को फेवर देती है। और इन्होंने तो ये तक कह दिया कि फ्यूचर में अडानी गिरेगा और जब अडानी गिरेगा तो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक रिवाइवल आएगा। पहली बात तो इन्होंने ये एज्यूम करी कि अडानी वाकई में गिरने वाला है, और दूसरी बात अडानी के गिरने से डेमोक्रेटिक रिवाइवल कैसे होगा वो नासा के साइंटिस्ट थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में बताता हूँ, पता चलेगा अभी। और जो सबसे शॉकिंग बात थी, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि मोदी गवर्नमेंट ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है और इससे काफी नुकसान होगा। और अब आर्टिकल 370 हटने के बाद जब पूरा एरिया स्टेबलाइज हो गया है तो अब इनकी बोलती बंद हो गई इस मामले में। अब एक ऐसा इंसान जो आर्टिकल 370 को हटाने में एक बुरा मूव बता रहा है, उस पर हम कितना ही विश्वास कर सकते हैं। अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भाजपा और कांग्रेस, मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं कि ये दोनों एक ही टॉपिक पे कब एग्री किए थे। और दूसरा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज पे स्टेटमेंट दिया है जो कि तुम लोग देख सकते हो। Individual in question, Mr. Soros, old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views to determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. When such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. उन्होंने बेसिकली कहा जो सोरस है वो एक ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड और डेंजरस पर्सन है। जॉर्ज सोरस एक काफी खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि पहली बात इनके पास फंड्स हैं, दूसरी बात हमें इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पता है कि ये क्या चाहते हैं, मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना। और ये इस तरह के काम कर सकते हैं जैसे कि लोगों को रेंट पे लेना प्रोटेस्ट करने के लिए। जब किसान आंदोलन चला था तो गांव से बुजुर्ग लोगों को लेके बैठा दिया गया था वहां पर, थोड़े से पैसे देके कि आप लोग बैठो और हम आपको पैसे देंगे। अब वहां पे क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश में होती है तो उसको ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ अफवाह फैला देना कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, हिंदू मुस्लिम के बीच टेंशन बढ़ा देना और इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो इन लोगों का चलता ही रहता है। तो काफी तरीके हैं जिससे ये पॉसिबल है। अब आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस को फॉरेन से जो भी फंडिंग आ रही है उसके ऊपर सख्त निगरानी रखनी होगी, बिकॉज जिस तरीके से टाइम पास आता जाएगा इलेक्शन का, प्रोटेस्ट होना, प्रोपेगेंडा, गवर्नमेंट के खिलाफ रूमर्स, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अब आने वाले वक्त में अगर कोई रूमर सुनो तो उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लेना, वरना मैं तो हुई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगर मानव इतिहास की सबसे पहली जंग के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर दो।